नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 4 अक्टूबर 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, 3 द हिंदू के और 1 इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे, रूपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में कम हो रही है, व्हाट नेक्स्ट, क्या स्टेप सरकार के द्वारा उठाए जाएं। डी सुब्बाराव पहले आरबीआई के गवर्नर थे, उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, तो इकोनॉमी का आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, एग्रोकेमिकल्स के ओवर यूज से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल, ये छोटा सा आर्टिकल है, जल जीवन मिशन के इंप्लीमेंटेशन से संबंधित 2-3 पॉइंट्स निकलते हैं, तो इसको डिस्कस करेंगे। मीडिएशन बिल 2021 से संबंधित आर्टिकल है, जो टेक्स्ट कंटेक्स्ट में आया है। देखो, मीडिएशन बिल 2021 से संबंधित इशू जो है नया नहीं है, बिल पिछले साल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया था और बाद में ये बिल पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया और पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी कुछ समय पहले। तो उसके बाद अब इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, क्योंकि आने वाले पार्लियामेंट्री सेशन में इस बिल को पास किया जा सकता है। तो इशू नया नहीं है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो काइंड ऑफ रिवीजन होगा ये आर्टिकल। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो डॉलर के मुकाबले में रुपये की वैल्यू कम हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में सरकार को क्या करना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट। जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट जाहिर तौर पर रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर हो गई है। अब देखो, रुपये जो है डॉलर के मुकाबले में 80 से ऊपर चला गया है, 80 से ऊपर। तो पहले ना 80 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर हुआ करता था कि रुपये डॉलर के मुकाबले में 80 तो नहीं जाएगा, लेकिन अब 80 को क्रॉस कर चुका है रुपये। अब देखो, एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, डिमांड एंड सप्लाई का रूल। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो उस चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। अभी चूंकि डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं, तो हमारे देश में ना डॉलर की सप्लाई कम है और डॉलर की डिमांड ज़्यादा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है हमारे पास 600 बिलियन डॉलर्स के आसपास का, लेकिन पिछले कुछ महीनों में आरबीआई ने रुपये की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए 100 बिलियन डॉलर्स अपने रिजर्व से रिलीज कर दिए, ताकि डॉलर की सप्लाई को कंपनसेट किया जा सके। जो डॉलर की डिमांड बढ़ी है, सप्लाई बढ़ाई जा सके और रुपये की वैल्यू को स्टेबलाइज किया जा सके। लेकिन देखो, इसका इतना फायदा नहीं हुआ है और राइटर अंत में ये बोलते भी हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये खत्म हो जाएगा, लेकिन आरबीआई रुपये की वैल्यू को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो आरबीआई को एक चीज पे फोकस करना चाहिए कि वोलेटिलिटी को कम करना। मतलब रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में कमजोर होती है तो होने दो, लेकिन एकदम से ना हो, धीरे धीरे करके हो, ताकि हमारे देश में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो स्टेबल बनी रहे और इन्वेस्टमेंट आती रहे। समझ गए? मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का आप इस्तेमाल तो कीजिए, लेकिन इस प्रकार से कीजिए कि स्टेबिलिटी बनी रहे। ऐसा नहीं कि आज रुपये की वैल्यू 80 है, कल 86 हो जाए और तेजी से रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में कम हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद राइटर बात करते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है। देखो, थोड़ी सी तो इंडिया के लिए राहत की बात है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम जो पहले $100 पहुंच गए थे पर बैरल, वो अब $88 तक आ चुके हैं। तो मतलब क्रूड ऑयल के दाम कम हुए हैं। दूसरा, कैपिटल आउटफ्लो भी स्टेबलाइज हुआ है। मतलब एकदम से यूएसए के इन्वेस्टर्स जो इंडिया की स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टमेंट ले जा रहे थे, कैपिटल का आउटफ्लो हो रहा था, इंडिया से बाहर जा रहा था कैपिटल, वो अब स्टेबलाइज हुआ है। तो मतलब रुपये की वैल्यू अब डॉलर के मुकाबले में थोड़ा तो स्टेबलाइज होगी। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यूक्रेन वार के कारण इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़े थे। क्या आपको लगता है यूक्रेन वार इतना जल्दी खत्म होने वाला है? इसका आंसर है नो। देखो, आज के समय में ना रशिया की पोजीशन वार में कमजोर हो रही है। कल हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कि एक समय में रशिया ने जो एरिया कैप्चर कर लिया था यूक्रेन में, वो एरिया अब रशिया धीरे धीरे खो रहा है यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन के कारण। यानी यूक्रेन ऑपरेशन चला रहा है अपनी खोई जमीन को फिर से वापस हासिल करने के लिए। तो देखो, पुतिन आपको पता है हारते हुए नहीं दिखना चाहेंगे। वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग लीडर मानते हैं। डोमेस्टिक जनता को और पूरे वर्ल्ड को इस प्रकार से वो दिखाना चाहेंगे कि रशिया की जीत हुई है। तो पुतिन फिलहाल की सिचुएशन में ना युद्ध को बल्कि एस्केलेट करना चाहेंगे। एस्केलेट मतलब बढ़ाना चाहेंगे। नाटो कंट्रीज को डायरेक्टली वो युद्ध में इन्वॉल्व करना चाहेंगे, ताकि वो भी प्रेशर फील करें कि न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो सकता है। इसीलिए उन्होंने
3 लाख की फोर्स को मोबिलाइज करने का फैसला लिया है। मतलब ऐसे लोग जिनको प्रायर मिलिट्री एक्सपीरियंस है उनको भी युद्ध के लिए बुलाया गया है। तो मतलब सिचुएशन कभी भी एस्केलेट हो सकती है यूक्रेन वार में। इसका मतलब देखो साफ है, क्रूड ऑयल के दाम तो फिर से बढ़ सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। और दूसरी चीज देखिए, यूएस के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज किए थे, जिस वजह से इंडिया से इन्वेस्टमेंट वापस लेकर जाने लगे यूएसए के इन्वेस्टर्स। लेकिन देखो, इसकी कोई गारंटी है क्या? आप एक बात बताइए कि यूएसए का सेंट्रल बैंक फिर से इंटरेस्ट रेट्स को नहीं इंक्रीज करेगा। और ज़्यादा इंक्रीज करेगा तो और ज़्यादा कैपिटल का आउटफ्लो हो जाएगा इंडिया की स्टॉक मार्केट से। यूएसए के इन्वेस्टर्स अपना डॉलर वापस लेके चले जाएंगे, मतलब डॉलर के फॉर्म में जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस लेके चले जाएंगे। इसके बाद देखो, राइटर कहते हैं इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, वो इस साल 3% ऑफ जीडीपी रहने की संभावना है। जबकि आरबीआई ये मानता है करंट अकाउंट डेफिसिट अगर 2.5% ऑफ जीडीपी है ना, ये सेफ लिमिट है। और इंडिया के लिए एक बड़ी चिंता का कारण पता क्या है? इंडिया का फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट की सिंपल भाषा में आपको बोलूं तो सरकार कितना खर्चा कर रही है माइनस में कितना सरकार का रेवेन्यू है, ये होता है फिस्कल डेफिसिट। तो मतलब सरकार फिस्कल डेफिसिट में होता है सरकार खर्चा ज़्यादा करती है, रेवेन्यू सरकार के पास कम है। जैसे 110 रुपये खर्चा कर दिया और रेवेन्यू है सरकार का 100 रुपये, तो 10% सरकार का क्या हो गया? फिस्कल डेफिसिट। अब आप बोलोगे कि फिस्कल डेफिसिट का रुपये की वैल्यू से क्या लेना देना है? देखो, इकोनॉमिक्स में ये सारी चीज़ें ना आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आप एक बात बताइए, अगर हमारे देश में फिस्कल डेफिसिट 10% ऑफ जीडीपी होगा, जो कि अभी है राइटर के अनुसार, कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट अगर देखें ना सेंटर और स्टेट्स का, ये 10% ऑफ जीडीपी से ऊपर है। अगर फिस्कल डेफिसिट इतना ज़्यादा होगा तो फिर कंपनीज हमारे देश में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगी, मतलब हमारे देश में ज़्यादा डॉलर नहीं आएगा, यानी डॉलर नहीं आएगा तो सप्लाई कम हो गई। जिस चीज़ की सप्लाई कम होती है डिमांड ज़्यादा होती है, लगाइए वही रूल, डॉलर का जो रेट है रुपये के मुकाबले में फिर बढ़ेगा। इसलिए कंफर्ट जोन में इंडिया को रहने की आवश्यकता नहीं है। पिछले कुछ दिनों में सिचुएशन अगर स्टेबलाइज हुई है तो ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर में भी रुपये की वैल्यू स्टेबल रहेगी डॉलर के मुकाबले में। इसके बाद देखो, राइटर बोलते हैं कुछ एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अभी भी अच्छा खासा भरा हुआ है, तो इसकी सहायता से रुपये की वैल्यू को स्टेबलाइज कर सकते हैं। राइटर कहते हैं देखो, बात ये नहीं है कि आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना भरा हुआ है, जिसकी सहायता से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में मान लीजिए डॉलर पड़ा है अच्छा खासा, तो उसको मार्केट में रिलीज कर दिया जाए, सप्लाई इंक्रीज हो जाए डॉलर की और रेट स्टेबलाइज हो जाए रुपये का। लेकिन राइटर कहते हैं जब देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली होने की रेट पर आया ना, तो इतना तेजी से खाली हो सकता है, अगर एक्सटर्नल सिचुएशन खराब हो तो फिर कितना भी भरा हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपका कितना भरा हुआ है, फर्क इस बात से पड़ता है कितने रेट से वो खाली हो रहा है। कुछ एग्जांपल्स देते हैं राइटर, जैसे मार्च 2022 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था 21% ऑफ जीडीपी, फाइनेंशियल ईयर 2022 में घट के हो गया 17% ऑफ जीडीपी। तो मतलब ये बहुत तेजी से कम हो सकता है। बर्न रेट कितनी है उस पर डिपेंड करता है, ना कि अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कितना पैसा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, सरकार क्या कर रही है फिर? चलो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मान लिया, एक ऑप्शन है कि कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से डॉलर रिलीज कर दिया जाए रुपये को स्टेबलाइज करने के लिए, जो कि परमानेंट सोल्यूशन नहीं है राइटर के अनुसार। सरकार ने ना डोमेस्टिक ट्रेडर्स को अलाउ किया है कि वो अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल जो है ना रुपये में सेटल डाउन कर सकते हैं। कुछ लोगों ने बोला सरकार की कोशिश है रुपये को इंटरनेशनलाइज करने की, कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है इंडिया का वो डॉलर के मुकाबले में रुपये में हो। बट देखो, मेनली ये जो चीज़ थी ना वो रशिया से ऑयल परचेज करने के लिए थी। अभी तक ये अरेंजमेंट शुरुआत भी नहीं हुई है इस अरेंजमेंट की कि रशिया से हम रुपये में डॉलर परचेज करें, रुपये में एनर्जी परचेज करें, क्रूड ऑयल परचेज करें, क्योंकि रशिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, रशिया डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता। तो इसके लिए इंडिया ने कहा था कि डोमेस्टिक ट्रेडर्स जो हैं वो रुपये में अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल सेटल डाउन कर सकते हैं। लेकिन रशिया से अभी हमने बोल तो दिया इंडिया ने, बट अभी हमने रुपये देकर ऑयल परचेज करना स्टार्ट नहीं किया है। जब इंडिया एक बार ऐसा करेगा
फिर तो देखो एक महीने में $4 बिलियन की हमारी बचत हो जाएगी। मतलब इतना डॉलर में जो रुपया है हमारा बच जाएगा, इतना डॉलर बच जाएगा, और ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा, ये भी इसका फायदा होगा। तो जल्द से जल्द इंडिया को इस अरेंजमेंट को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के हिसाब से अगर देखें, पहले तो ये जान लीजिए रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है। देखो वेटेड एवरेज ऑफ कंट्रीज करेंसी, मतलब इंडिया की करेंसी की क्या वैल्यू है एज कंपेयर टू बास्केट ऑफ अदर मेजर करेंसीज, यानी दूसरी जो मेजर करेंसीज है ना, उनके कंपैरिजन में इंडिया की करेंसी की क्या वैल्यू है। तो अगर इस हिसाब से देखें रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के हिसाब से, तो अभी भी देखो इंडिया की जो करेंसी है यानी रुपी, वो थोड़ा ओवर वैल्यूड है, थोड़ा सा और कम हो सकती है। तो इतना भी आरबीआई को डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़ा सा रुपी कमजोर होता है डॉलर के मुकाबले में, तो फिर इससे एक्सपोर्ट बूस्ट हो सकता है, क्योंकि देखो चाइना तो जानबूझ के अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करता है एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। और इससे एक फायदा यह भी हो सकता है, ऑयल को छोड़ के बाकी जो चीजें हैं ना, उनका इंपोर्ट कम होगा अगर रुपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में थोड़ा और कम होती है। तो वो चीजें देश में ही जनरेट होने लगेंगी, प्रोड्यूस होने लगेंगी, तो इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होगा। लेकिन देखो इससे एक खतरा है, रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में और ज्यादा कम होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। अब देखो इन्फ्लेशन अगर बढ़ सकती है तो डी सुब्बाराव कहते हैं इसके लिए फिर मॉनेटरी पॉलिसी आप अपनाइए, रेपो रेट वगैरह आपको इंक्रीज करनी है तो कर दो, फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इसमें चिंता करने की बात नहीं है। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया रुपये की डॉलर के मुकाबले में घटती वैल्यू के बारे में और आगे सरकार को क्या करना चाहिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल देखो एग्रोकेमिकल्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज भी हमारे देश में एग्रीकल्चर जो है लाइवलीहुड का सबसे मेन सोर्स है, और एग्रीकल्चर में एग्रोकेमिकल्स का यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल अंधाधुंध होता है। जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आई है तब से सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक तरफ देखो ये दावा है कि इससे पैदावार इंक्रीज होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लैंड की ज़्यादा फसल प्रोड्यूस होती है, लेकिन देखो इनके नुकसान भी बहुत सारे हैं। इन फर्टिलाइजर्स की वजह से ना सिर्फ इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है बल्कि ये केमिकल्स फूड चेन में भी एंटर कर जाते हैं। उसके बाद ना सिर्फ प्लांट की हेल्थ पर, ह्यूमन की हेल्थ पर, बल्कि एनिमल्स की हेल्थ पर भी ये केमिकल्स असर डालते हैं जिनको खेती में यूज किया जाता है। तो हमें चाहिए कि इन केमिकल्स का जो इस्तेमाल है वो कम से कम हो और कोई सस्टेनेबल अल्टरनेटिव हम फाइंड आउट करें कि अगर ये हमें नहीं यूज करना तो फिर क्या यूज किया जाए। करंट स्टेटस की देखो अगर हम बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2020 में इंडिया ने 61 मिलियन टन के फर्टिलाइजर्स कंज्यूम किए, जिसमें से 55% तो सिर्फ यूरिया था। और इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया में 65 मिलियन टन के जो फर्टिलाइजर्स हैं वो कंज्यूम हुए। और करेंटली हमारे देश में फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन जानते हो कितनी है? 42 से लेके 45 मिलियन टन के बीच में। यानी थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर्स तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो थोड़ा बहुत कितना है? 18 मिलियन टन। हमारे देश में प्रोड्यूस कम होता है, कंजप्शन ज़्यादा है। सेंटर के द्वारा यानी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाती है यूरिया फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी तय किया जाता है। तो अब देखो किसानों को जो फर्टिलाइजर्स हैं वो सस्ते मिलते हैं, जो चीज़ सस्ती मिलती है उसका इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। अगर देखो पेस्टिसाइड्स को रेगुलेट करने के लिए लॉस की बात करें, हमारे देश में पेस्टिसाइड्स रेगुलेट होते हैं बाय इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 और इंसेक्टिसाइड्स रूल 1971। एक्ट को इम्प्लीमेंट के लिए रूल्स लाए गए थे 1971 में। इंसेक्टिसाइड्स यानी इंसेक्ट्स को मारने के लिए, हर्बिसाइड्स जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको मारने के लिए, रोडेंटिसाइड्स जैसे चूहे इत्यादि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं ना, उनको मारने के लिए, और फंजीसाइड्स फंगस लग जाता है प्लांट्स को, उनको मारने के लिए। ये तमाम तरह के पेस्टिसाइड्स देश में इस्तेमाल होते हैं। और इंडिया में पेस्टिसाइड्स की मार्केट 2021 में जानते हो कितनी थी? 212 बिलियन रुपीज़ INR है ना, और 2027 में ये बढ़ के हो जाएगी 320 बिलियन रुपीज़। इश्यूज क्या हैं
केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड से संबंधित सबसे पहले इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। देश में देखो 292 आउट ऑफ 525, 292 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 525, मतलब टोटल डिस्ट्रिक्ट्स तो ज़्यादा हैं, लेकिन राइटर ने 525 डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या शायद इसलिए दी है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं होता होगा, खेती बहुत कम होती होगी। तो राइटर ये कहना चाहते हैं कि 525 में से 292 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पे 85% जो फर्टिलाइजर्स है वो उनका इस्तेमाल होता है। और फर्टिलाइजर्स में भी वैसे तो देखो NP के रेशो जो है 4:2:1 होनी चाहिए, मतलब यूरिया, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों के बीच की रेशो जो है कायदे से 4:2:1 होनी चाहिए। लेकिन यूरिया चूंकि सस्ता मिलता है तो यूरिया का इस्तेमाल किसान ज़्यादा करने लगते हैं, ओवर यूज हो जाता है यूरिया का। इसके साथ साथ यूरिया को कुछ दूसरी इंडस्ट्रीज में भी डाइवर्ट कर दिया जाता है, जैसे डेयरी में, टेक्सटाइल में, पेंट में, फिशरीज में। अब ओवर यूज होता है यूरिया का, इस वजह से लैंड जो है अब ज़्यादा अच्छे से रिस्पोंड नहीं करता फर्टिलाइजर्स के अगेंस्ट। मतलब पहले थोड़ा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते थे, ज़्यादा पैदावार बढ़ती थी, लेकिन अब बहुत फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना पड़ता है, तब भी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। नेक्स्ट है बायोमैग्निफिकेशन, ये इन्वायरमेंट में आपने पढ़ा होगा। देखो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स में जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, और ये वेरियस ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज में जमा होते रहते हैं जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर जाते हैं, समझ गए। इससे उनकी सेहत पर बहुत ज़्यादा प्रतिकूल असर पड़ता है, यानी एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग डेड जोन्स। देखो केमिकल फर्टिलाइजर्स में फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स, ये सब चीज़ें होती हैं। जब आप इनको बिना यूज़ किए सोइल में छोड़ देते हैं तो देखो बारिश आएगी, नदी में आ जाएंगे ये नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स, और नदी में आ जाएंगे, नदी गिरती है समुद्र में आ जाएंगे, या फिर किसी लेक में आ जाएंगे। तो जहाँ पे भी ये न्यूट्रिएंट्स जमा होंगे ना, वहाँ पे एल्गी की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, यूटोरिफिकेशन हो जाता है। यूटोरिफिकेशन में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स आ गए, न्यूट्रिएंट्स की वजह से एल्गी की ग्रोथ इंक्रीज हो गई। अब एल्गी डिकम्पोज भी होगा, डिकम्पोज होगा तो फिर CO2 जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ओशन का pH गिर जाएगा, ओशन की एसिडिफिकेशन होती है इस वजह से, और बाकी जो स्पीसीज है ना उनका दम घुटने लगता है, वो मरने लगते हैं, इससे डेड जोन क्रिएट हो जाता है, समझ गए। यूटोरिफिकेशन हो गया, बायोमैग्निफिकेशन हो गया, ये कंसेप्ट्स आप इन्वायरमेंट में डिटेल से पढ़ते हो, लेकिन अभी आप मेंस के पर्सपेक्टिव से समझ रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डेटेरियोरेटिंग सोइल हेल्थ। देखो इन केमिकल्स का अगर ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना तो सोइल की एसिडिफिकेशन होती है। सोइल की एसिडिफिकेशन होने की वजह से ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमस कंटेंट जो है कम होने लगता है सोइल में, जिससे प्लांट्स ज़्यादा लंबे नहीं हो पाते, प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कम रह जाती है। इससे ग्रीन हाउस गैसेज भी रिलीज हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में, मतलब सोइल की हेल्थ पर प्रतिकूल असर पड़ता है, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है ज़्यादा केमिकल्स के इस्तेमाल करने से। इसके बाद लास्ट है डिसप्रपोर्शनेट यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स। जैसे आपको पता है अंधाधुंध इस्तेमाल किया जाता है किसानों के द्वारा पेस्टिसाइड्स को, साइंटिफिक अवेयरनेस नहीं होती किस प्रोपोर्शन में कितना इस्तेमाल करना है, और पेस्टिसाइड्स लाइसेंस और मार्केटिंग का भी प्रॉपर रेगुलेशन हमारे देश में नहीं होता। जैसे देखो अभी भी 104 पेस्टिसाइड्स हमारे देश में जो प्रोड्यूस होते हैं उनको 2 या फिर 2 से अधिक देशों में बैन किया जा चुका है, बट इंडिया में अभी भी वो धड़ल्ले से बिक रहे हैं, सरकार उन पर लगाम नहीं लगा रही है। अब क्वेश्चन उठता है क्या किया जा सकता है। सबसे पहले इंक्लूजन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स जैसे कि देखो राइजोबियम, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। अब एक अच्छी बात यह है इनको ज़्यादा बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करना होना, खेत में ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं और क्रॉप इल्ड भी 10 से लेकर 40% तक इंक्रीज कर सकते हैं पर्टिकुलर लैंड के टुकड़े में। इसके बाद नेक्स्ट इंश्योरिंग ईयर राउंड ग्राउंड कवर। अब देखो वो एरियाज जहां पे ना सोइल का इरोजन ज़्यादा होता है, वहां पे ना कुछ पौधे ऐसे उगाए जाएं जो सदाबहार हों, पूरे साल वो सोइल पर बने रहें। इससे क्या होगा, सोइल का इरोजन नहीं होगा। मान लीजिए कुछ ऐसे पौधे उगा दिए, ऐसे पेड़ उगा दिए जो हमेशा सदाबहार रहते हैं, तो सोइल का इरोजन नहीं होता क्योंकि लैंड खाली नहीं रहता, कुछ पौधे तो वहां पे हमेशा रहेंगे। नेक्स्ट
रूरल फर्टिलाइजर बैंक्स, फर्टिलाइजर को देखो रेगुलेट किया जा सकता है रूरल इलाकों में रूरल फर्टिलाइजर बैंक्स इस्टेब्लिश करके। किसानों का ना आधार लिंक्ड अकाउंट होना चाहिए, तो जब भी वो फर्टिलाइजर परचेज करें सारा डेटा हो, किसान कहाँ पे किस एरिया में कितना फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रही हैं, सेल से संबंधित भी डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि कृषि डिपार्टमेंट सर्विलियंस कर सके कहाँ पे किसान अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स को। नेक्स्ट है क्रॉप ऑडिट एंड फार्मर अवेयरनेस। पंचायत लेवल पे क्रॉप ऑडिट कंडक्ट करवाना चाहिए एक्सपर्ट्स के द्वारा समय समय पे, ताकि सोयल में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के कंटेंट्स को ट्रेस किया जा सके। इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन भी चलाने की आवश्यकता है, ताकि किसानों को बताया जा सके कि आपको कितना फर्टिलाइजर्स चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एग्रोकेमिकल्स के इस्तेमाल से संबंधित। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल, यूनियन गवर्नमेंट की एक स्कीम है जल जीवन मिशन, इसके इंप्लीमेंटेशन से संबंधित है। कोई बहुत ज़्यादा खास आर्टिकल तो है नहीं, लेकिन क्या है 2-3 पॉइंट्स जो भी इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। यूनियन गवर्नमेंट की ना बहुत एम्बिशियस स्कीम है। 2024 आते आते हर रूरल हाउस होल्ड को पाइप्ड वाटर की सप्लाई मिलनी चाहिए, मतलब हर एक रूरल हाउस होल्ड के घर में पाइप से पानी पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर की महिलाओं को मटका लेके जाना पड़ रहा है दूसरी जगह पर और पानी लेकर वापस आना पड़ रहा है, नहीं। तो ये एम्बिशियस स्कीम है सरकार की। सरकार के अनुसार दावा ये है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने अभी तक 10.2 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को पानी पहुंचा दिया है, यानी टोटल जितने एलिजिबल हैं उसका 53%। सरकार का ये दावा है 2019 में जब हमने स्कीम लॉन्च की थी उससे ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। राइटर कहते हैं देखो इम्प्रूवमेंट हुआ है, अच्छी बात है। हाल ही में एक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा ऑडिट करवाया गया, उसने डेटा प्रेजेंट किया 62% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स के पास अभी पाइप्ड वाटर से सप्लाई आती है। लेकिन एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला गया था सिर्फ 46 हाउस होल्ड्स के पास अभी फंक्शनल टेप है, यानी पाइप से पानी आता है। देखो डेटा थोड़ा बहुत तो वेरी करेगा क्योंकि सर्वे पर आधारित ये डेटा है, लेकिन अच्छी बात यह है ये मिशन जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो सरकार 2024 में टारगेट अचीव कर सकती है, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है वो इस प्रकार से हैं। डिस्पैरिटीज काफ़ी ज़्यादा हैं, जहां देखो तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पुडुचेरी कुछ ऐसे स्टेट्स और यूटीज़ हैं जहां पे 80% से ज़्यादा रूरल हाउस होल्ड्स के पास पानी की सप्लाई है पाइप से। लेकिन राजस्थान, केरला, मणिपुर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे रूरल हाउस होल्ड्स में आधे भी कम हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जहां पर पानी की सप्लाई होती है पाइप से। अब देखो 75% हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनको एक हफ्ते में 7 दिन पानी आता है। 8% हाउस होल्ड्स ऐसे भी हैं जिनको हफ्ते में सिर्फ 1 दिन पानी मिलता है। ऑन एन एवरेज हाउस होल्ड्स को हर दिन 3 घंटे पानी मिलता है। क्लोरीन कंटामिनेशन की भी दिक्कत है, पानी जो मिलता है पाइप से घर में आता है उसमें क्लोरीन मिला हुआ होता है। बहुत से आंगनवाड़ी सेंटर्स और स्कूल्स जिनमें सर्वे किए गए वहाँ पे क्लोरीन के जो रेजिड्यूज थे ना वो परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा थे, तो ये चिंता की बात है। लास्ट में राइटर बोलते हैं कोविड-19 की पैंडेमिक ने इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन पर असर डाला, बट देखो अब सरकार के पास अच्छा मौका है इस एम्बिशियस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का। और आज़ादी को 75 वर्ष हो गए, अभी तक हम घर घर पानी नहीं पहुंचा पाए हैं। ये इस स्टिग्मा से अब हमें दूर जाने की आवश्यकता है और जल्द से जल्द स्कीम के टारगेट को अचीव करने की आवश्यकता है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर काम करे और जिस भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। सिर्फ इलेक्शन के लिए ये स्कीम की इंप्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। वास्तव में डिजर्विंग लोग जो हैं उनके हित को ध्यान में रखते हुए स्कीम के टारगेट को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने की, अचीव करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट आर्टिकल मीडिएशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मीडिएशन बिल पर आर्टिकल देखो इसलिए आया है, वैसे तो ये बिल 2021 में आया था, पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया था, लेकिन उसमें पास नहीं हुआ था। उस समय इस बिल को भेज दिया गया था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास। तो अब पार्लियामेंट्री पैनल ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, अभी भी नहीं की है, मतलब जुलाई में की थी, लेकिन आर्टिकल राइटर्स ने आज लिखा है क्योंकि आने वाले सेशन में इस बिल को पास किया जा सकता है, ऐसी संभावना है। तो 2021 का जो बिल था इसमें क्या था, क्या कमियां थी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये जो मीडिएशन टर्म है ना,
सिंपल है, आसान है, आपको इसका मतलब पता होगा, फिर भी एग्जाम्पल के साथ ब्रीफ में बता देता हूँ। मान लीजिए कोई पर्सन है सोनू। सोनू राजेंद्र नगर में रह रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, किराए पर रहता है सोनू। मकान मालिक के साथ रेंट को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। अब देखो, एक सॉल्यूशन तो सोनू के पास ये है कि कोर्ट में केस फाइल करे, लेकिन सोनू को तैयारी करनी है। वो नहीं चाहता कि कोर्ट में केस फाइल किया जाए, इतना समय लगे, इतना पैसा बर्बाद हो, इतनी एनर्जी इन्वेस्ट हो, मेरा फोकस डाइवर्ट हो। मकान मालिक भी ये नहीं चाहता। तो सोनू और मकान मालिक किसी थर्ड इंडिविजुअल के पास जाते हैं दोनों मिलके, और उसको बोलते हैं कि भैया आप हमारा समझौता करवा दो। जो तीसरा इंडिविजुअल है ना, वो न्यूट्रल है, वो सोनू और मकान मालिक के बीच में समझौता करवा देता है जो दोनों को मंजूर होता है। तो तीसरा जो थर्ड न्यूट्रल पर्सन है ना, जिसने सोनू और मकान मालिक के बीच में समझौता करवाया, वो है मीडिएटर, और उसने जो करवाया है वो है मीडिएशन। सिंपल टर्म है, ये टेक्निकल डेफिनेशन है जो आप आंसर्स में लिख सकते हो। मीडिएशन एक प्रकार का अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, जिसमें जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट होता है, सोनू एंड मकान मालिक, वो न्यूट्रल थर्ड पार्टी के पास जाते हैं जो कि उनकी हेल्प करता है किसी सेटलमेंट पर राजी होने में। मीडिएशन देखो सामान्यतः नॉन बाइंडिंग होता है, मतलब मीडिएटर ने जो समझौता करवाया ना, मर्जी है सोनू और मकान मालिक उसे माने या फिर ना माने। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मीडिएशन में पहले से दोनों पार्टीज राजी हो जाएं कि जो भी हमारे बीच में मीडिएशन होगी वो बाइंडिंग होगी, उसे हमें दोनों को मानना होगा। तो सामान्यतः नॉन बाइंडिंग होता है, लेकिन दोनों पार्टीज पहले से सोच लें तो वो बाइंडिंग भी हो सकता है। देखो, मीडिएशन से ना बहुत सारे फायदे होते हैं। कोर्ट में अगर केस जाता है तो आज ऑलरेडी आपको पता है केसेस की पेंडेंसी कितनी ज़्यादा है। सोनू ने केस फाइल कर दिया, पता लग गया कि सोनू को आईएएस बने 8 साल हो गए, लेकिन रेंट का जो केस है अभी तक चल रहा है। समझ गए? टाइम बर्बाद होता है, पैसा जाता है, हरासमेंट होती है। तो मीडिएशन में जल्दी से अगर केस सोल्व हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, तो सबको फायदा है ना, सबके लिए विन विन सिचुएशन है। कोर्ट के लिए विन विन सिचुएशन है कि और केस नहीं बढ़े, सरकार के लिए विन विन सिचुएशन है, जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट हैं उनके लिए विन विन सिचुएशन है। तो इसीलिए सरकार मीडिएशन समेत अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में दूसरे भी जो मैकेनिज्म्स हैं ना, जैसे आर्बिट्रेशन, उनको सरकार प्रमोट करती है। लेकिन इस आर्टिकल में फोकस मीडिएशन पर है। सरकार ना मीडिएशन के लिए अब एक बिल लाने वाली है पार्लियामेंट में, क्योंकि मीडिएशन ना अब काफ़ी ज़्यादा जरूरी भी हो गया है और इसको रेगुलेट करना भी जरूरी है। तो इसलिए सरकार चाहती है कि मीडिएशन एक तरीके से होना चाहिए, इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। तो इसीलिए सरकार एक बिल लाना चाहती है, और बिल लाने से पहले सरकार ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है, कमेंट मांगे हैं, और उसी ड्राफ्ट पर राइटर ने ये आर्टिकल लिखा है। राइटर कहते हैं देखो, तीनों एस्पेक्ट्स हैं, मतलब बिल कुछ मायनों में अच्छा भी है, कुछ इसमें कमियां भी हैं, और कुछ तो प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको देखकर निराश होने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम चीजें डिस्कस करेंगे कि इस ड्राफ्ट में, मीडिएशन संबंधी ड्राफ्ट में अच्छी अच्छी चीजें क्या हैं। सबसे पहले तो देखो, बिल में एक चीज ये एक्नॉलेज की जाती है कि मीडिएशन को अब एक पूरी तरह से प्रोफेशन मानना जरूरी है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, सोनू और मकान मालिक के बीच में विवाद हुआ ना, वो जिस थर्ड पार्टी न्यूट्रल पर्सन के पास जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो अपनी किराना की दुकान कर रहा है और सोनू जाके बोलता है कि भैया आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मीडिएशन करवा दो, ऐसा नहीं। जो थर्ड पार्टी इंडिविजुअल हो ना, वो प्रोफेशनल हो, उसका काम ही हो कि दिन रात मीडिएशन करवाना, उसका प्रोफेशन हो। इसके बाद बिल ये भी एक्नॉलेज करता है कि देखो, ऑलरेडी कुछ इंस्टीट्यूट्स हमारे देश में ऐसे हैं जो मीडिएटर्स को ट्रेनिंग देते हैं। कुछ और अच्छे इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश किए जाएं मीडिएटर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि वो स्ट्रक्चर्ड वे में मीडिएशन करवा सकें। डेफिनेट रूल्स के अकॉर्डिंग रूल्स देखो डिफाइन किए जा सकते हैं। जैसे मीडिएटर पहला क्वेश्चन पूछेगा सोनू से, आप क्या चाहते हो सोनू, कितना रेंट आप देना चाहते हो। फिर मीडिएटर क्वेश्चन पूछेगा किससे, मकान मालिक से, कि आप इतना रेंट क्यों ले रहे हो। इस प्रकार से स्ट्रक्चर्ड वे में दोनों का पक्ष जान के एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर के हिसाब से जो मीडिएटर है वो मीडिएशन करवाए, इसके लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं ये इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल में ये कहा गया है कोई भी लिटिगेशन हो उससे पहले एक बार एक मीडिएशन का सेशन जरूर हो। मान लीजिए आप कोई भी केस फाइल करना चाहते हो, जैसे अभी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स के लिए कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कोर्ट में जाना चाहते हैं,
तो मान लीजिए लिटिगेशन फाइल करने से पहले एक सेशन उनका मीडिएशन का जरूर होना ही चाहिए। मतलब वो थर्ड पार्टी इंडिविजुअल के पास जाएं, दोनों पार्टीज, जिसमें मीडिएटर जो है वो एक्सप्लेन करेगा कि मीडिएशन के भैया ये फायदे हैं, ऐसे मीडिएशन होगा। पूरा सेशन अटेंड करने के बाद दोनों पार्टीज की मर्जी है कि वो मीडिएशन को ऑप्ट करना चाहते हैं या फिर कोर्ट में जाना चाहते हैं, लेकिन एक सेशन लिटिगेशन फाइल करने से पहले मीडिएशन का जरूर होना चाहिए, जिसमें मीडिएटर मीडिएशन के फायदे बताएगा और बताएगा कि ऐसे आप मीडिएशन को प्रोसीड कर सकते हो। अब मीडिएशन का सेशन अटेंड करने के बाद दोनों पार्टीज राजी हैं तो मीडिएशन कर सकते हैं। दोनों में से एक पार्टी भी अगर नहीं चाहता है कि नहीं नहीं मुझे मीडिएशन नहीं करनी, तो भैया जाओ आप कोर्ट में, हमें क्या करना है, मीडिएटर ऐसा बोलेगा। इसके बाद देखो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ऐसी दिक्कत आती है, मान लीजिए जो डिस्प्यूटेड पार्टीज है ना, दो पार्टीज के बीच में विवाद है, सोनू और मकान मालिक। अब सोनू को धमकी देता है मकान मालिक, मीडिएशन का सेशन दोनों के बीच में चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच मकान मालिक सोनू को धमकी दे देता है कि मेरा रूम खाली कर दो। तो फिर मीडिएशन के सेशंस के बीच में ही सोनू कोर्ट में जा सकता है स्टे लेने के लिए कि देखो मीडिएशन का सेशन चल रहा है और ये हमें निकाल रहा है, तो प्लीज ग्रांट मी स्टे। तो कोर्ट स्टे लगा सकती है। स्टे लगने के बाद में सोनू और मकान मालिक मीडिएशन के सेशन फिर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, इंटरिम ऑर्डर हासिल करने के लिए कोई भी पार्टी कोर्ट में जा सकती है और बाद में फिर से मीडिएशन के जो सेशन है वो रिज्यूम कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात भी बोली गई है बिल में, क्योंकि कोविड-19 के बाद तो देखो ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा जो लिटिगेशंस हैं उनकी सुनवाई होने लगी है, तो मीडिएशन भी ऑनलाइन हो सकता है, इसको एक्नॉलेज किया गया है बिल में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये ध्यान से सुनिएगा, जो ये सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन है ना, ये देखो इंटरनेशनल कन्वेंशन है मीडिएशन से संबंधित और इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है। अब बिल में यह कहा गया है कि सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन के तहत विभिन्न कंट्रीज की पार्टीज के बीच जो मीडिएशन हुआ है ना, वो इंडिया में भी लागू होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं जल्दी से। मान लीजिए सिंगापुर की कोई कंपनी है और इंडिया में आके उसने एक्ट किया, किसी चीज को लेकर विवाद हो गया, तो सिंगापुर कन्वेंशन और मीडिएशन के तहत सिंगापुर की कंपनी और इंडिया की कंपनी के बीच कॉमर्शियल सेटलमेंट हुआ, मतलब मीडिएशन हुआ, तो वो मीडिएशन इंडिया में भी लागू होगा, इंडिया में भी इन्फोर्स होगा। तो ये तो देखो अभी तक सारी हमने अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस की। अब ड्राफ्ट का यानी मीडिएशन संबंधित बिल का क्रिटिसिज्म राइटर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात वो बोलते हैं, सरकार के द्वारा ये सोचा गया है बिल जो है वो इंडिया को मीडिएशन के क्षेत्र में एक हब बनाएगा, मतलब हब फॉर इंटरनेशनल मीडिएशन बनाएगा ये बिल। लेकिन एग्जैक्टली उल्टा हो सकता है। अब आपके मन में आएगा ऐसा क्यों, अभी तक तो सारा अच्छा अच्छा ही डिस्कस किया, उल्टा क्यों हो जाएगा। बिल में देखो एक बात ये बोली गई है कि अगर जो इंटरनेशनल मीडिएशन है जब इंडिया में कंडक्ट की जाएगी, इंटरनेशनल मीडिएशन मतलब जिसमें फॉरेन पार्टीज इन्वॉल्व हों, अगर वो मीडिएशन इंडिया में कंडक्ट होगी ना तो उसे डोमेस्टिक मीडिएशन माना जाएगा। फिर से बोलता हूं, अगर इंटरनेशनल मीडिएशन मतलब जिसमें फॉरेन पार्टीज इन्वॉल्व हों, वो अगर इंडिया में कंडक्ट होगी तो उसे माना जाएगा कि ये डोमेस्टिक मीडिएशन है। जबकि देखो डोमेस्टिक मीडिएशन जो होती है ना इंडिया में, उसे जजमेंट माना जाता है, कोर्ट का ऑर्डर माना जाता है। तो फिर आपको लगा होगा क्या दिक्कत है, कोर्ट का ऑर्डर माना जाता है। दिक्कत देखो ये है, सिंगापुर कन्वेंशन में ना ये बोला गया है कि ये कन्वेंशन उन पर लागू नहीं होती जो ऑलरेडी कोर्ट की जजमेंट्स हैं। जजमेंट्स पर सिंगापुर कन्वेंशन लागू नहीं होती, ऐसा सिंगापुर कन्वेंशन में बोला गया है। जबकि इंटरनेशनल मीडिएशन अगर इंडिया में कंडक्ट होगा तो उसे डोमेस्टिक मीडिएशन माना जाएगा। डोमेस्टिक मीडिएशन मतलब कोर्ट का जजमेंट, यानी उन मीडिएशन पर फिर सिंगापुर कन्वेंशन लागू नहीं होगी। सिंगापुर कन्वेंशन लागू नहीं होगी तो फिर मतलब वो मीडिएशन जो इंडिया में हुआ है वो विभिन्न देशों में लागू नहीं होगा। तो फिर कौन आएगा इंडिया में मीडिएशन करवाने के लिए जब वो विभिन्न देशों में लागू होगा ही नहीं। तो ये लूप होल है जो ड्राफ्ट में छूटा हुआ है, जिसे एड्रेस करना जरूरी है। अगर ये लूप होल नहीं एड्रेस किया गया तो फिर इंडिया हब नहीं बनेगा, यहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं प्रमोट होगा। तो आप इसे अभी एड्रेस कर दो, जो बिल पार्लियामेंट में फाइनली प्रेजेंट किया जाए उसमें ऐसा कोई प्रोविजन ना हो कि डोमेस्टिक मीडिएशन माना जाएगा इंटरनेशनल मीडिएशन जो इंडिया में कंडक्ट होगा। दूसरी खराब चीज राइटर ये बोलते हैं बिल के बारे में, देखो
इस पूरी मीडिएशन संबंधित स्फीयर को गवर्न किया जाएगा एक काउंसिल के द्वारा। काउंसिल में 3 मेंबर होंगे, रिटायर्ड सीनियर जज होंगे, पर्सन जिसको अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक्सपीरियंस होगा, और एक एकेडमिक जिसने अल्टरनेटिव रेजोल्यूशन को कवर करवाया हो, जिसने इसके बारे में पढ़ाया हो। ये 3 मेंबर होंगे इस काउंसिल में। ये जो काउंसिल होगी ना, बहुत पावरफुल बॉडी होगी जो मीडिएशन संबंधी चीज़ों को रेगुलेट करेगी, सर्टिफाई करेगी, मान्यता देगी, प्लान बनाएगी, गवर्न करेगी। लेकिन राइटर कहते हैं दुख की बात यह है कि इसमें एक भी मीडिएटर नहीं है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आर्बिट्रेशन आता है, रिकॉन्सिलिएशन आता है, मीडिएशन भी आता है। तो कोई जरूरी नहीं ना जिसने एडीआर के बारे में पढ़ाया हो वो मीडिएशन का एक्सपर्ट हो। तो ये राइटर बोलना चाहते हैं इसमें एक्चुअल में वो पर्सन नहीं है जिसने मीडिएशन करवाया हो। मीडिएशन के बारे में पढ़ाना अलग चीज है, मीडिएशन करवाना अलग चीज है। आपको लगा होगा ये दूसरे नंबर का पर्सन तो वही है ना, ए पर्सन विद एक्सपीरियंस ऑफ एडीआर। तो राइटर कहना चाहते हैं एडीआर में भी किसी को आर्बिट्रेशन का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो सकता है ना। मीडिएशन हो सकता है वो बंदा नहीं करवाता हो, वो आर्बिट्रेशन का एक्सपर्ट हो सकता है कि वो रिकॉन्सिलिएशन का एक्सपर्ट हो, मीडिएशन का उसको एक्सपीरियंस ना हो। तो कुल मिला के काउंसिल ऐसी हो सकती है जिसमें मीडिएशन करवाने वाला बंदा हो ही ना। तो फिर कैसे ये काउंसिल अच्छे से रेगुलेट करवाएगी मीडिएशन संबंधित चीज़ों को? ये ब्यूरोक्रेटिक बॉडी बन के रह जाएगी। नेक्स्ट कमी बिल में ये है, देखो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का फील्ड है, जुडिशरी का डोमेन है, लेकिन बावजूद इसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पिक्चर में है ही नहीं। मतलब काउंसिल संबंधित मेंबर्स को जब अपॉइंट करने की बारी आएगी ना, तो उसमें सीजीआई का कोई रोल नहीं होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं होगा, जबकि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो एक जुडिशियल डोमेन है। ये भी एक कमी है। नेक्स्ट कमी ये है बिल में, बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जिनको मीडिएट नहीं करवाया जा सकता, जैसे फ्रॉड है। राइटर कहते हैं देखो फ्रॉड ना बहुत बार जब 2 पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है ना, ए और बी, सोनू और मकान मालिक, वो ना बढ़ा चढ़ा के आरोप लगा देते हैं कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया, जबकि फ्रॉड एक्चुअल में हुआ नहीं होता है। बाद में दोनों पार्टीज किसी एग्रीमेंट पे राजी हो जाती हैं कि हाँ फ्रॉड नहीं हुआ है, मान लेते हैं ये डिस्प्यूट। बढ़ा चढ़ा के आरोप लगाने की आदत होती है, विवाद जब भी पैदा होता है, लेकिन फ्रॉड का आरोप लगा दिया तो मतलब उस डिस्प्यूट का मीडिएशन नहीं हो सकता। ऐसे ही ना एक लंबी लिस्ट है कि कौन कौन से इश्यूज का मीडिएशन नहीं हो सकता, जैसे माइनर्स और पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। जब ये पार्टी में इन्वॉल्व होंगे ना, कोई भी एक पार्टी में माइनर होगा या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड होगा, तो लॉ कहता है कि कोर्ट ऑर्डर पास कर सकते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इनका भी मीडिएशन नहीं हो सकता। ये लंबी लिस्ट है। तो राइटर कहते हैं इतनी सारी चीजें तो आपने छोड़ ही दी। जैसे टेलीकॉम का एग्जांपल ले लीजिए, जो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर हैं, कंज्यूमर हैं, क्यों ना वो आपस में एक दूसरे से बात करके इश्यूज को रिजोल्व कर लें। तो आप इतना सारा चीजें छोड़ो मत प्लीज। अब लास्ट में राइटर अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते हैं। राइटर कहते हैं हम सब मिलके क्यों ना मीडिएशन बिल को अच्छा बना दें। अभी सरकार ने हमसे कमेंट्स मांगे हैं, क्यों ना सभी स्टेक होल्डर्स एक साथ आए एक अच्छा मीडिएशन संबंधित एक्ट बनाने के लिए। क्यों ना मीडिएटर, लॉयर्स, जजेस अपना दिमाग लगाएं और एक अच्छा कमेंट, अच्छे सजेशंस दें सरकार को, और सरकार भी उन सजेशंस को ले बिल में सुधार लाने के लिए। कुल मिलाकर राइटर बोलते हैं हमें देखो एक अच्छा एक्ट बनाना है मीडिएशन संबंधित, और इसके लिए और डिस्कशन की आवश्यकता है तो वो होने दो। जल्दबाजी में पार्लियामेंट में ये मीडिएशन संबंधित बिल आप ना पास करो, और एक अच्छा एक्ट हमें बनाना है, यही उनकी सोच है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया मीडिएशन संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।